गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने सभी पॉइंट्स को लिख रखा है और इन्हीं को आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन घटक है जो प्रभावित करते हैं हमने सब लिख लिए हैं। अब वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो आर्थिक पर्यावरण है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आर्थिक पर्यावरण है क्या। लास्ट वीडियो में आपने इसके बारे में जाना और अब हम आर्थिक पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले घटक है उनके बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो आर्थिक पर्यावरण का मतलब ये है कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक क्या है। तो आर्थिक पर्यावरण का मतलब किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। तो ये सब वो पॉइंट्स है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। तो अब एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की। तो जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में होते हैं वो देश आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और जिन देशों में जो प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं वो आर्थिक रूप से थोड़े कम सशक्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में तो देश तरक्की करेगा, कम होगा तो कम होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पे ही जितने भी उद्योग धंधे बिजनेस सारे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उद्योग धंधे उनमें जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो प्रकृति के द्वारा ही दिया होता है। केवल उद्योग धंधों में उनका सबका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि लकड़ी उद्योग की बात कर लें तो लकड़ी उद्योग में सारी जो लकड़ी जंगलों से आती है और हम उसका रूप परिवर्तन करके फर्नीचर, बेड वगैरह जितनी भी चीजें बना लेते हैं। तो ये कहने का मतलब हमने रूप परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार से यदि कपड़े उद्योग की बात करें तो कपड़ा है जो पहले तो रुई निकलती है पेड़ों पौधों से जो प्रकृति ने दिया है, उसके बाद में उसका धागा बनता है, धागे से हम उसको कपड़े में परिवर्तित कर देते हैं, फिर हम अपने पहनने वाले पोशाक वगैरह ये बनाते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से मिलता है, प्रकृति से। तो इसलिए जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में वो तरक्की कर रहे होते हैं, जिनके पास कम होता है वो कम स्थिति उनके लिए आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। दूसरा है आर्थिक प्रणाली। तो दुनिया में अलग अलग प्रकार की प्रणालियां चलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थिक प्रणाली की, पूंजीवादी प्रणाली। दूसरी होती है समाजवादी प्रणाली, और तीसरी है वो है मिश्रित प्रणाली। तो इसको हम एबीसी के रूप में लिखेंगे, ए बी और ये सी। तो ये तीन प्रकार की जो प्रणालियां हैं जो पूरे विश्व में चलती है। यदि इसका एग्जाम्पल लिया जाए पूंजीवादी का, तो पूंजीवादी का मतलब है जिन देशों में जो आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना की जो इकाइयां हैं उन पे मैक्सिमम कंट्रोल निजी लोगों का हो, यानी किसी भी देश की आधारिक संरचना पर मैक्सिमम कंट्रोल निजी लोगों का हो, पूंजीपतियों का हो, उस देश में पूंजीवादी प्रणाली चलती है। जिस देश में आधारिक संरचना पर मैक्सिमम कंट्रोल सरकार का हो उस पे समाजवादी चलती है, समाजवादी प्रणाली उस देश में चलती है। और जिन देशों में दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिले उसमें मिश्रित प्रणाली चलती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल हम इंग्लैंड का ले सकते हैं। इंग्लैंड में मैक्सिमम जो सारी चीजें वो लगभग निजी लोगों के ही हाथ में है। और जैसे एग्जाम्पल यदि स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन तो लगभग सारा निजी लोगों के हाथ में है। इसी प्रकार से जो बस है, ट्रेन है, ये सारी सेवाएं लगभग निजी लोगों के हाथ में है। समाजवादी की बात करें इसका एग्जाम्पल है चीन, और यहाँ हम देखेंगे कि लगभग सभी चीजें कंट्रोल सरकार के हाथ में होती है। जैसे कि बात करें स्कूल कॉलेज सब के सब गवर्नमेंट के पास होंगे, और बस संचालन है, ट्रेन संचालन है, या अन्य सभी प्रकार के हॉस्पिटल है और अन्य जो फैसिलिटी वो सारे सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मिश्रित का एग्जाम्पल है भारत। इसमें कहने का मतलब इस प्रणाली में दोनों प्रणालियों का हमें रूप देखने को मिलता है, मिला जुला। अभी स्कूल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर भी अपने खुले रूप में काम कर सकते हैं स्वतंत्र होकर। इसी प्रकार से जो सरकारी तंत्र है, सरकारी जो स्कूल कॉलेज है वो अपने स्तर पे काम करते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है। इस तरीके से प्राइवेट केमिस्ट्री फीस वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब अलग अलग होता है। इसी प्रकार से बसों का देख सकते हैं हम, जो परिवहन के संसाधन है तो परिवहन में हम रोडवेज अलग देख सकते हैं जो सरकारी है, इसके अलावा जो निजी क्षेत्र की जो बस है वो अलग है।
तो कहने का मतलब इसमें दोनों प्रकार के जो तंत्र है वो खुले रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं जिन देशों में चलती है उनके अनुसार ही वहाँ की स्थितियां भी अलग अलग हो जाती है, बदल जाती है। फिर है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाओं में बहुत सारे पॉइंट है। देखिए आर्थिक विकास का स्तर, जिन देशों का आर्थिक विकास का जो स्तर है उच्च होगा वहाँ अच्छी दशाएं होगी, और जिनका आर्थिक विकास का स्तर निम्न होगा वहाँ आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होगी। अमेरिका की बात कर लेते हो, अमेरिका में आर्थिक विकास का स्तर अच्छा है, वहाँ हर चीजें अच्छी मिलेगी। तो इसके विपरीत यदि दूसरे जैसे बांग्लादेश जैसे देश का नाम लेते हो, आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं है तो वहाँ आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। वैसे देखा जाए तो लेबर विकास का वो और डाउन होगा। राष्ट्रीय का स्तर, जिन देशों की राष्ट्रीय अधिक होती है वहाँ वो अधिक सशक्त और अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिनकी कम होती है वो कम होते हैं। इसी प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था, जिन देशों में बैंकिंग व्यवस्था शानदार तरीके से काम करती है और ये सेक्टर खुले रूप में निजी और प्राइवेट दोनों आप देखते हो, बैंकिंग सेक्टर वो अच्छे से काम करता है तो उस देश में बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। और जिन देशों में बैंकिंग जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लो होती है तो वहाँ आप देखते हो कि बहुत सारी परेशानी भी होती है। तो सिंपली हम देखते हैं जब बैंकिंग लेवल अच्छे से काम कर रहा तो वहाँ इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत कम होती है। जिन देशों में बैंकिंग सेक्टर कम खुला हो तो वहाँ इंटरेस्ट रेट भी हाई होती है। तो कहने का मतलब है निजी लोगों को हाथ में ज्यादातर यदि इस तरीके की लेन देन आएगी तो वो इंटरेस्ट रेट ऊंचे होते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो बैंकिंग व्यवस्था जहाँ जिन देशों में अच्छी होती है वो देश आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। इसके विपरीत ऐसे हो जाएंगे वो। करों की संरचना, जिन देशों में कर बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं सरकार, तो वहाँ में देश में रहने वाले लोगों पे कुछ न कुछ दबाव स्पेशल जरूर आता है, कहने मतलब करों की वजह से। लेकिन सरकार के पास भी बड़ी मात्रा में पैसा आता है तो सरकार क्या करती है, जो टैक्स के रूप में इनकम हुई है वो देश के विकास में लगाती है, तो वहाँ विकास का स्तर अच्छा होता है। तो टैक्स से यदि इनकम अच्छी हो रही है तो देश यदि ईमानदारी से जो सरकार है वो लोगों पे लगा रही है पैसा तो वो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। और इसके विपरीत यदि कर संरचनाएं यदि कम है, कर कम लिए जा रहे हैं, सरकार के पास में पैसा भी कम आ रहा है तो वो स्थितियां जो फिर आर्थिक की खराब होती है। पैसा कम लिए जा रहा है इसका मतलब सरकार है जो विकास कम कर पाएगी, लेकिन आम जनता को वैसे फायदा या राहत मिल सकती है इसमें, क्योंकि टैक्स की छूट मिल जाती है, कम लगता है। बीमा व्यवस्था, बीमा व्यवस्था जिन देशों में अच्छी होती है, जब बैंक जो बीमा सेक्टर अच्छे से काम कर रहा होता है तो वहाँ में रहने वाले लोग हैं उनका लेवल भी अच्छा होता है, उनका विकास का स्तर अच्छा होता है, देश का विकास का स्तर भी अच्छा होता है। यदि कम होता है तो फिर ये सारी स्थितियाँ कम हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें व्यापार में भुगतान संतुलन, जिन देशों का भुगतान संतुलन यदि अनुकूल रहता है तो वो अच्छी स्थिति में होते हैं, और जिनका जो ये भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहता है तो उनकी स्थिति अच्छी जो नहीं रहती। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की विदेशी ऋण भार, तो जिन देशों की विदेशी ऋण भार की स्थिति यदि अच्छी है, यानी विदेशी लोगों से ऋण कम ले रखा है तो वो ठीक है, अच्छी स्थिति होती है। जिन्होंने नहीं ले रखा है बिल्कुल भी, उनकी तो और भी अच्छी स्थिति होती है। लेकिन जिनकी स्थिति यदि ऋण भार से कोई कहने मतलब कोई देश बड़ी मात्रा में ग्रसित है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं की जा सकती है। तो कहने मतलब ये ऋण कम होने चाहिए अच्छी स्थिति के लिए, और ऋणों की मात्रा यदि ज्यादा होगी तो फिर वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऋणों के लिए ब्याज भी चुकाना पड़ता है और भी बड़ी समस्या आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यापार चक्र। जिन देशों में बड़ी मात्रा में व्यापार चक्र आते हैं, व्यापार चक्र मतलब कभी अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर होता है, कभी मंदी का दौर होता है, दोनों ही दो समस्या लेके आते हैं। ये टॉपिक हमने पीछे कई वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। तो अभी मैं कहेंगे कि व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति नहीं होती है, व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की स्थिति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था एक सिमिलर रेट से चलती रहे तो वो अच्छी स्थिति होती है, उससे नहीं तो महंगाई बढ़ती है और न ही जो लोगों की आय में भी ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ता है। तो एक जैसा माहौल चलता रहता है, महंगाई नहीं बढ़ने से क्या है, सब चीजें सारे संतुलित रहती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र है वो बहुत कम आना चाहिए, ये अच्छी स्थिति होती है। जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार चक्र कम लेती है तो उनकी स्थिति अच्छी होती है। जिन देशों में व्यापार चक्र बड़ी मात्रा में रहता है तो वो देश आर्थिक रूप से सशक्त जो नहीं हो पाते। बेरोजगारी और निर्धनता का लेवल जिस देश में बड़ी मात्रा में होता है तो आप समझ सकते हैं उनके देश की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, और जिनमें ये चीजें कम होती है तो उन देशों की स्थिति अच्छी होती है, बेटर होती है। तो ये आर्थिक दशाएं थी। इसके बाद में मानवीय संसाधन दशाएं, तो जिन देशों में बड़ी मात्रा में मानवीय संसाधन होते हैं तो क्योंकि मानवीय संसाधनों से ही निकल करके, मानवीय संसाधनों में से निकल करके जो अच्छे लोग निकल के आते हैं। किस प्रकार के, जैसे कि जहाँ पॉपुलेशन बड़ी मात्रा में तो वहाँ पे इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए, वकील है, बिजनेसमैन है और बहुत सारे जो स्पेशल माइंडेड लोग हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में उसी जनसंख्या में से निकल के आते हैं। तो जिन देशों के पास मानवीय संसाधन अच्छी मात्रा में होते हैं तो वहाँ इनकी सभी की संभावना बहुत अच्छी होती है। जिन देशों में मानवीय संसाधन कम होते हैं तो वहाँ ये लोग कम होंगे, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट होता है आर्थिक स्थिति का। तो मानवीय संसाधन की स्थिति को देखा जाए तो
आर्थिक स्थिति अच्छी की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, क्योंकि मानवीय संसाधन अधिक होने के कारण जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है तो वो कहीं न कहीं कम आती है। लेकिन अच्छी स्थिति ये होती है कि जनसंख्या में से या मानवीय संसाधनों में से जो अच्छे अच्छे लोग निकल करके बड़ी मात्रा में आते हैं। इसके बाद में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, जिन देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है, उनके अनुसार खर्चे भी होते हैं, तो उनके अनुसार ही आर्थिक स्थिति का भी उस पर थोड़ा बोझ बढ़ता है। जैसे कि भारत में यदि बात करी जाए तो यहाँ हमें शादी ब्याह त्योहार बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उन पर हमें बड़ी मात्रा में खर्चा भी करना होता है, तो ये आर्थिक स्थिति आम आदमी की कहीं न कहीं बैक चली जाती है। इसके यदि बात करें जिन देशों में ये चीजें कम होती है, जैसे सामाजिक रीति रिवाज है, सांस्कृतिक ऐसी दशाएं हैं, यदि कम हो तो वहाँ ये खर्चे भी कम होते हैं, तो आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा थोड़ी बेटर नजर आती है। तो ये भी एक टॉपिक होता है आर्थिक स्थिति के लिए। राजनीतिक दशाएं, जो देश राजनीतिक रूप जिन देशों की राजनीतिक दशाएं अच्छी होती है, कहने का मतलब वहाँ राजनीतिक जो पार्टियां वो लंबे समय तक काम करती है, स्थिर पार्टी आ जाती है, पूर्ण बहुमत की से बात करें ना, सरकार है, तो वो यदि लगातार आए तो अच्छी स्थिति होगी, वो सरकारें कुछ अच्छे डिसीजन भी लेती है। लेकिन यदि इसकी विपरीत स्थिति आ जाए तो फिर अच्छी स्थिति नहीं होती है, अपूर्ण बहुमत वाली सरकारें बीच में गिर भी जाती है, जो योजनाएं बनती है पंचवर्षीय योजनाएं वो कहीं न कहीं बीच में लटक जाती है, तो ये एक समस्या का कारण होता है। वैधानिक दशाएं, तो वैधानिक दशाएं, जिन देशों में कानूनी व्यवस्था विधान मतलब कानूनी दशाएं यदि सशक्त हो तो वहाँ पे देश में रहने वाले लोगों की स्थिति भी अच्छी होती है, और कानून में यदि ढिलाई है, कमियां हैं, तो वो फिर उन देशों की स्थिति अच्छी हम नहीं कह सकते। मुद्रा या पूंजी बाजार की स्थिति, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ अल्पकालिक लेन देन होते हैं, यानी 3 से 6 महीने की अवधि के लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन उनको उस मार्केट को क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। और लंबी अवधि के दीर्घकालीन जो लेन देन होते हैं उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो इन देशों जिन देशों में मुद्रा और पूंजी बाजार थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहा होता है, थोड़ा सशक्त होता है, उन देशों की स्थिति अच्छी होती है। जैसे अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड फ्रांस की बात करें, तो यहाँ की इन बाजारों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो अल्पविकसित देश है, अविकसित देश है, उन देशों में जो इनकी स्थिति अच्छी नहीं की जा सकती और ये विकसित पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, कहना मतलब टेक्नोलॉजी, जिन देशों में नई तकनीक से काम किया जाता है तो वो आर्थिक रूप से अच्छे सशक्त होते हैं, और जो पुराने तरीके से आज भी काम कर रहे हैं तो वो देश है, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से जो काम कर रहे हैं वो देश आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी कहीं न कहीं आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण जो रोल है जो अदा करती है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अन्य देशों के साथ अच्छे व्यवहार रखता है, अच्छे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है, उनकी स्थिति अच्छी की जा सकती है, क्योंकि उनको हर चीज की सपोर्ट मिलती रहती है। और यदि जिन देशों की स्थिति ऐसी हो कि वो पड़ोसी देशों से लड़ते रहते हैं, तो कभी युद्ध करते रहते हैं, तो ये कंडीशन ना उन देशों की, नहीं तो खुद की स्थिति खराब होती है और जिन देशों के साथ करते हैं उनकी और खराब करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन देशों के व्यवहार और ताल्लुकात यदि अच्छे हैं अन्य देशों के साथ, तो उन देशों को किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, चाहे परेशानी का टाइम हो चाहे किसी प्रकार का टाइम हो। लेकिन जिन देशों का व्यवहार खराब रहता है, अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की जमीन कब्जाने की उनकी दिमाग में ऐसी मानसिकता रहती है, बार बार युद्ध करने की धमकियां देते रहते हैं, तो उन देशों की स्थिति खराब होती है। तो ये भी एक पॉइंट आता है। पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता, जिन देशों में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता ज्यादा होगी वो देश कहीं न कहीं, वहाँ पे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति मेंटली अच्छी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसके विपरीत जो लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति भी खराब रहती है और देश की आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं उसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में पैसा फिर इस क्षेत्र में खर्चा करना पड़ता है। यदि लोग सजग हो, यदि समझदार हो, सरकारें थोड़े से अच्छे से काम करें, तो मेरे ख्याल से पर्यावरण जो हमारा संरक्षण है मुख्य एक सबसे बड़ी कहना मतलब हम जिस आवरण में रह रहे, जिस क्षेत्र में रह रहे, पर्यावरणीय हो, तो पर्यावरण यदि अच्छा रहेगा तो हम सभी का जीवन अच्छा रहेगा। तो पर्यावरण का स्वच्छ रखना भी हमारा एक मुख्य जिम्मेदारी होता है। तो जिन देशों में इस चीज का ध्यान रखा जाता है वो सशक्त होते हैं, और जिनका ध्यान जो देश ध्यान नहीं रखते हैं उनकी स्थिति खराब ही होती है। तो हमारे ये सारे टॉपिक थे जिनसे कि किसी भी देश की आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, तो वो सारे ये घटक थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।